गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वीडियोज तबीयत खराब होने की वजह से कुछ डिले हो गई थी। कल वीडियो हम नहीं बना पाए इसी क्रम में। आज से फिर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी ईवीएस के प्रश्नोत्तरी सीरीज में। अब जिसमें आपको करना है अपना आकलन कि हमने किस तरह से तैयारी अपनी की हुई है, क्या हम कितने पानी में हैं, वो सारे आकलन इसी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। नीलिमा अपने बेटे समीर से कहा, तुम बिल्कुल अपनी नानी की चचेरी बहन की दूसरी बेटी की तरह दिखते हो। समीर कैसा दिखता है? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसके हम तथ्यों को समझ लेंगे। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इस तथ्य में शामिल क्या है। परिवार, पहली चीज परिवार को समझ लें। परिवार हमारी पहली पाठशाला होती है। ठीक है, हम अपने परिवार से क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। एक व्यक्ति के अपने परिवार के सदस्यों के साथ कई संबंध हो सकते हैं। ठीक है, ये तो परिवार के बारे में छोटी छोटी चीजें हो गई जिसे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन कैसा सही हुआ। तो नीलिमा ने अपने बेटे समीर से कहा, तो नीलिमा नीलिमा का बेटा कौन था? समीर। समीर बेटा था। ठीक है, अब कह रहा है तुम बिल्कुल अपनी नानी की, यानी नीलिमा की जो माता जी थी, तो नीलिमा की समीर की नानी, ठीक है, की चचेरी बहन की बहन की दूसरी बेटी की तरह दिखती है। दूसरी बेटी, उनकी चचेरी बहन की बेटी। ठीक है, तो अब नानी और उसकी चचेरी बहन क्या थी? सगी बहन थी। तो नानी की बेटी नीलिमा थी और उसकी सगी बहन, तो दोनों क्या हो गई? बहन हो गई। तो दोनों बहन होने पर समीर जो उसकी बेटी होगी वो समीर की क्या होगी? मौसेरी बहन, यानी नीलिमा की क्या होगी? मौसेरी बहन होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये लगता है कि आपका जो ऑप्शन सही हुआ है वो कौन सा जवाब सही हुआ है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन 1 सही जवाब है। यहाँ पे भी लिखा है समीर की नानी की चचेरी बहन उसकी चचेरी नानी हुई। ठीक है, और उसकी बेटी जो हुई चचेरी मौसी होगी। तो समीर की चचेरी मौसी नीलिमा की मौसेरी बहन होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कि परिवार युवाओं के समाजीकरण में कैसे योगदान देता है, जिससे यह एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। पहली चीज, परिवार क्या होगा? प्राथमिक समाजीकरण है कि द्वितीयक समाजीकरण है, कि प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का हिस्सा है या तृतीयक समाजीकरण का हिस्सा है। तो आपका जो सही जवाब होगा कि परिवार युवाओं के समाजीकरण में योगदान करती है, तो ये प्राथमिक समाजीकरण के रूप में काम करती है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ों को समझेंगे कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार करने के लिए लेन देन या शिक्षित करता है। ठीक है, समाजीकरण क्या करता है? व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक विकास का संयोजन करता है लोगों में। ठीक है, यह एक अधिनियम है जो सुनिश्चित करता है शिष्टाचार और संस्कृति का प्रसारण, सामाजिक मानदंड और मूल्यों का अनुकलन, समाज के नजरिए और रीति रिवाजों का आंतरिकरण। ठीक है, सभी प्रकार के समाजीकरण को दो व्यापक समूहों अर्थात प्राथमिक सामाजिक एवं द्वितीयक समाजीकरण में किया जाता है। ठीक है, यह विभाजन जो है प्राथमिक और द्वितीयक आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यह जो विभाजीकरण है वह व्यक्तियों की प्राथमिक और द्वितीयक आवश्यकताओं पर आधारित है। तो आपको समझ में आया कि जो अ, दूसरे का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, यानी प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा। अब समझते हैं प्राथमिक समाजीकरण क्या है, द्वितीयक समाजीकरण क्या है। तो प्राथमिक समाजीकरण में जो बुनियादी शारीरिक जरूरतें हैं जैसे प्यार प्यार हो गया,
ठीक है। ये सभी बुनियादी शारीरिक ज़रूरत है। ठीक है। पोषण हो गया, तो इसे हम प्राथमिक ज़रूरत बोलेंगे। ठीक है। परिवार मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए जो परिवार है वो प्राथमिक संस्थान है। ठीक है। माता पिता बच्चे के क्या है, प्राथमिक समाजीकरण एजेंट है। परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों को समावेश को प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। और प्राथमिक समाजीकरण में बाल्यावस्था और शैशवावस्था दोनों शामिल होता है। यह समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि बालकों के विकास और उनके बुनियादी स्तर पर जो बुनियादी व्यवहार का प्रतिरूप होता है वह प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। द्वितीयक समाजीकरण क्या है, जो प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, उभरते हैं उनको, या जैसे आजीविका कमाने के लिए कौशल अधिगम की जो आवश्यकता होती है, वो द्वितीयक समाजीकरण से आता है। एक विद्यालय एक द्वितीयक समाजीकरण है, क्योंकि यह बच्चों की व्युत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है। विद्यालय और शिक्षक जो हैं वो द्वितीयक समाजीकरण एजेंट के रूप में आते हैं। ये चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें हैं। विद्यालय के मानदंडों, मूल्यों और प्रतिमानों की जो प्रक्रिया को पूरा किया जाता है वो द्वितीयक समाजीकरण में कहा जा सकता है। ठीक है। आमतौर पर द्वितीयक समाजीकरण जो है बाल्यावस्था के बाद के चरण से शुरू होता है और परिपक्वता अवस्था तक चलती है द्वितीयक समाजीकरण। तो इसमें जो नोट पॉइंट है उसको आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं परिवार एक प्राथमिक भूमिका निभाती है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को हम समझेंगे। दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षित करने के लिए सामग्री ब्रेल लिपि में प्रस्तुत की गई है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ब्रेल लिपि आप देखेंगे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 4 बिंदु होंगे, 6 बिंदु होंगे, 8 बिंदु होंगे, 2 बिंदु होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा, जिसमें ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। अब इसके बारे में जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों को हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। ब्रेल नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा उनके उपयोग के जाने वाली लेखन की एक सार्वभौमिक रूप है। ठीक है। जिसमें कितने वर्ण होते हैं, 63 वर्ण होते हैं जो एक संकेत लिपि में शामिल होते हैं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ण जो वर्ण होता है उसमें 6 स्थिति वाले मैट्रिक्स या कोष में व्यवस्थित 1 से 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। यानी ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होंगे, 6 बिंदु होंगे, जिससे ये समझ में आता है कि तीसरे क्वेश्चन में जो सही जवाब है 6। ब्रेल अक्षरों को कागजों पर लाइनों में उकेरा जाता है और पांडुलिपि के ऊपर उंगलियों को हल्के से फिराकर पढ़ा जाता है। ठीक है। लुई ब्रेल जो 3 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गए थे, उन्होंने 1824 में इस प्रणाली का आविष्कार किया। ठीक है। उन्होंने इसका आविष्कार तब किया जब वह इंस्टीट्यूशन नेशनल डेल जीन्स एविगल्स पेरिस में छात्र थे। 1824 में ब्रेल आविष्कार लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे इस प्रकार के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो इसमें 6 बिंदु इसके नीचे दिए गए हैं और अ, उनके लिए कुछ संकेत भी दिए गए हैं। ठीक है। समझ में आ गया। ये ब्रेल लिपि का ही प्रकार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रेल कागज की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। यानी ब्रेल कागज की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में अलग अलग आपके आंसर छुपे हुए हैं, तो इनमें से जो सही जवाब हो उसी का आंसर बताना है। ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से हम देखें, यह विशेष प्रकार का कागज होता है। ठीक है, ये सही है। ब्रेल पेपर कठोर होता है। ठीक है, ये भी सही है। ब्रेल पेपर की मोटाई चार्ट पेपर की मोटाई से अधिक होती है। सही है। यानी जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ तत्व समझते हैं। अब ब्रेल लिपि में आप जानते हैं कि इसमें 6 बिंदु होते हैं।
जिसमें 63 वर्ण होते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। ब्रेल अक्षरों को कागजों पर लाइनों में उकेरा जाता है और पांडुलिपि के ऊपर उंगलियों से हल्के से पास करके क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। अब ब्रेल लिपि की हम आधारभूत विशेषताएं समझेंगे कि डार्ट्स को उभारने के लिए ब्रेल पेपर को फाइल, फोल्डर या इंडेक्स कार्ड जितना मोटा होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी मोटाई चार्ट पेपर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जिसे हमने पढ़ लिया है। पहली चीज ये दृष्टि बाधित बाल व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, कि उपयोग के आकस्मिक संचालन के लिए कागज को कठोर और क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। ये भी बात हमने सही किया है। ये विशेष प्रकार के कागज होते हैं जो स्याही के कागजों से भिन्न होते हैं, क्योंकि यह जल प्रतिरोधी और डार्ट्स को उभारने के लिए अस्थायी होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप सीधे सीधे प्रश्नों को भी समझिए और उसके जो विभिन्न तत्व हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट में करके लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो 5th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कथन दिया गया है कि पेड़ों के तन के अंदर मैं अपना घर बनाता हूँ, छुपे कीटों को भोजन कराता हूँ, अकेला और अनदेखा पूरे दिन मेरी तालमेल सुनते रहो, इस जंगली दुनिया में मैं हूँ राजा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब क्या होगा? अगर ध्यान से आप समझेंगे तो सही जवाब होगा क्या? कठफोड़वा। ठीक है, यह पेड़ों के तनों में ही रहता है। अब इसके विषय में ये जो 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों को हम समझ लें। क्या होता है कठफोड़वा? कठफोड़वा क्या करता है? खाने के लिए कीड़ों को खोजने के लिए पेड़ की छाल में छेद करने के लिए जाने जाते हैं। यानी ये पेड़ों की छाल में छेद करके रहते हैं। अधिकांश कठफोड़वा जंगलों में रहते हैं, जो मुख्य रूप से पेड़ों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, वे सिर पर लाल या पीले रंग के धब्बे के साथ अक्सर काले और सफेद रंग के होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इनके रंगों को भी समझ के रखिएगा। कठफोड़ों के अधिकांश प्रकार पेड़ की छाल में पाए जाने वाले कीड़ों को खाते हैं। पक्षी अक्सर अपने चोंच का उपयोग छाल एवं छेद करने के लिए करते हैं। ठीक है, और यह आमतौर पर पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हुआ इसमें ऑप्शन 1 हुआ कठफोड़वा। ठीक है, अब इसमें और चीजों के भी बारे में पढ़ेंगे, कबूतर के बारे में, नीलकंठ और गुंजन पक्षी के बारे में। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं इनके विषय में क्या चीजें हैं। पहला है कबूतर। अक्सर परिवार के बड़े सदस्यों को कबूतर कहा जाता है और छोटे को पड़की कहा जाता है। यानी कबूतर के अगर परिवार के बारे में जाने तो अक्सर परिवार के जो कबूतरों के समूह के बड़े सदस्य होते हैं उनको कबूतर, और जो छोटे होते हैं उनको पड़की या दब कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इन पक्षियों की छोटी गर्दन के साथ गुदगुदा शरीर, छोटा सिर, लंबे पंख, गुलाबी चोंच और भूरे पंख होते हैं। कबूतर के कैसे होंगे? छोटा सिर होगा, लंबे पंख होंगे, गुलाबी चोंच होगी, भूरे पंख होंगे। अधिकांश कबूतर और पड़की मुख्य रूप से बीज खाते हैं जिन्हें वे जमीन से उठाते हैं। ठीक है, समझ में आया? कबूतर और पड़की ही केवल ऐसे पक्षी हैं जो अपने बच्चों को दूध नामक तरल पदार्थ खिलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? माता पिता दोनों के गले में एक ग्रंथि से दूध का उत्पाद होता है। पड़की नागफनी के पौधे के कांटों या मेहंदी की बाड़ के बीच अपना क्या बनाती हैं? घोंसला बनाती हैं। ये कबूतर के बारे में मुख्य जानकारियां हैं जिन्हें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो आपका है पक्षी वो है नीलकंठ। नीलकंठ नीलकंठ आमतौर पर चमकीले रंग के पक्षी होते हैं जो अक्सर अपने भोजन के लिए मछली पकड़ते हैं। इनमें से अधिकांश नदियां या झीलों के पास गर्म क्षेत्र में रहते हैं। नीलकंठों का शरीर गुदगुदे जैसा होता है जो लगभग 4 से 6 इंच तक होता है, यानी 10 से 46 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। नीलकंठ झपट्टा मारकर और पानी में गोता लगाकर मछली का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये था नीलकंठ के बारे में। अब हम समझेंगे गुंजन पक्षी के बारे में। गुंजन पक्षी को क्यूबा के तटीय जंगल में पाया जाता है। गुंजन पक्षी
ठीक है। और दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी माना जाता है गुंजन पक्षी। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसका वजन 1.5 से 2 ग्राम होता है। ठीक है। मादा गुंजन पक्षी नर पक्षियों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। गुंजन पक्षी एक दिन में 1200 से 1500 फूलों पर मंडराती हैं और यह पराग को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। गुंजन पक्षी मुख्य रूप से क्या खाते हैं, पराग खाते हैं। गुंजन पक्षी मुख्य रूप से क्या खाते हैं, पराग खाते हैं, और वे कभी कभी छोटे कीड़ों का सेवन भी करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट जानकारी मिल गई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर का, कि कौन सी चिड़िया है जिसके सिर पर मुकुट हो और पंख के श्रृंगार मुद्राएं हैं। उनके पंख अनेक नीले रंग के, सिर से पूंछ तक अद्भुत छाया छाए हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की पक्षी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। अब सिर पर मुकुट किसके होगा, मोर के होगा, क्योंकि इसके सारे पंख कैसे होते हैं, नीले रंग के होते हैं। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मोर। ठीक है, कोई पक्षी एक गर्म रक्त वाले कैसोडिक रीढ़ की हड्डी वाला जानवर होता है जिसमें उड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या है मोर, क्या है मोर, तीतर परिवार का है, होता है। ठीक है, ये तीतर परिवार से रिलेटेड पक्षी है। मोर सुंदर पक्षी होता है जिसके ऊपर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत होती है। ठीक है, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के इसकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, क्या है, मोर है। ठीक है, 1963 में भारत की धार्मिक परंपरा में शामिल होने के कारण मोर को हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 1963 ईस्वी में, जो कि याद करने वाली बातें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा जवाब आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसमें कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, उनके बारे में भी समझ लेते हैं वो क्या चीजें होती हैं। पहला है बुनकर पक्षी। नर बुनकर पक्षी खूबसूरती से बुने हुए घोंसलों को बनाते हैं। बुनकर पक्षी में जो नर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है। वे अपने तीक्ष्ण चोंच का उपयोग एक झाड़ी पर दो पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, और मादा क्या करती है, मादा जितने भी घोंसले बने होंगे उन सब के घोंसलों को देखेगी और उनका क्या करेगी, चुनाव करेगी, और जिसे चुनेगी उसी में वह घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है बसंत शक्कर खोरा, सनबर्ड। शक्कर खोरा क्या है, यह एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता है। ये छोटे पेड़ या झाड़ी पर बनाते हैं जिनका घोंसला उस शाखा से लटकता हुआ प्रतीत होता है, तो वो शक्कर खोरा है, या इसको सनबर्ड कहा जाता है। घोंसले में बाल, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े टुकड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। ये अपने साथियों के साथ मिलकर घोंसला बनाते हैं। शक्कर खोरा जो है अपने साथियों के साथ मिलकर घोंसला बनाता है। ठीक है, बसंत गौरी, यह एक उस उष्णकटिबंधीय पक्षी है जो कैप्टो कैप्टोनिडे परिवार का गठन करता है। ठीक है, बसंत गौरी का नाम उनके मोटे नुकीले बिलों के आधार पर करे बालों के लिए रखा गया है। बसंत गौरी ये बड़े सिर वाले छोटी पूंछ वाले पक्षी हैं जो 9 से 30 सेंटीमीटर लंबे, हरे या भूरे रंग के होते हैं, जिनमें चमकीले रंग या सफेद रंग की छींटें होती हैं। परिवार का वितरण मध्य अमेरिका से लेकर उत्तरी दक्षिण अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया, पूर्व की ओर केवल बोर्नियो और बाली तक ये फैले हुए हैं। ये सभी अप्रवासी होते हैं। यह बसंत गौरी कीड़े, छिपकली, पक्षियों के अंडे, फल और जामुन नहीं खाते हैं। ये वृक्षों की चोटी में मजबूती से बैठते हैं। ठीक है, कुछ कठफोड़वा के तरह चढ़ते हैं, सभी उड़ने में कमजोर होते हैं, ये बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकते हैं। उनका घोंसला एक छेद होता है जिसे चोंच से खोदा जाता है, जो एक सड़ते हुए पेड़ या दीमक के घोंसलों से ऊंचा होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह आपको ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया, और इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर
8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या दिया गया है, कौन सा खेल है जिसमें आप कुछ बॉक्स में फेंकते हैं और फिर जल्दी से उसे उठाने के लिए उसके पास जाते हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं, खो खो, कबड्डी, हॉप्स स्कॉच या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप व्याख्या देखने के बाद आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, पहले व्याख्या देखते हैं। हॉप्स स्कॉच, हॉप स्कॉच सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट गेम्स में एक है। ये पहली चीज, स्ट्रीट गेम्स है और सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय है। खिलाड़ी एक छोटी वस्तु को गिने हुए स्थानों में फेंकता है और फिर वस्तु को पुनर्प्राप्त करने के लिए उसके माध्यम से कूदता है। हॉप स्कॉच को एक सर्पिल आरेख के रूप में खेला जाता है। इस प्रकार का खेल जो है फ्रांस के एस्कर गॉड के नाम से जाना जाता है, जिसमें खिलाड़ी एक पैर से केंद्रीय विश्राम स्थल पर कूदते हैं और फिर वापस बाहर आ जाते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी जो सफल होता है वह एक स्थान की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, आगे है, खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि केंद्र तक पहुंचना असंभव नहीं हो जाता और जब तक कि सभी रिक्त स्थान आरंभ नहीं हो पाते। तो इसमें देखिए आप कुछ इस प्रकार से हॉप स्कॉच बने हैं। इसमें कुल 10 खाने बने हुए हैं, कुछ इस प्रकार के 10 खाने बने हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा हॉप स्कॉच। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। किसका सही जवाब होगा, कि कौन सा खेल है जो आप कुछ बॉक्स में फेंकते हैं और फिर जल्दी से उसे उठाने के लिए उसके पास जाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और इसमें अन्य चीजों को देखते हैं। कबड्डी, कबड्डी जो है दक्षिण एशिया का एक लोकप्रिय संपर्क खेल है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले प्राचीन भारत में हुई। यह पूरे देश में खेला जाता है और पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में आधिकारिक खेल है। ठीक है, कबड्डी खेल में खेल शुरू होने पर प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष के लिए 5 विकल्प होते हैं। कबड्डी खेल 40 मिनट लंबे तक होते हैं। ठीक है, प्रतिद्वंदी के पक्ष में किसी एक खिलाड़ी को भेजने के लिए प्रत्येक पक्ष को बारी बारी से मौके मिलते हैं। इस खिलाड़ी को रेडर कहा जाता है और विरोधी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को डिफेंडर कहा जाता है। ठीक है, रेडर और डिफेंडर दोनों कबड्डी में आते हैं। ठीक है, दो टीमें रेडिंग और बचाव के बीच बारी बारी से 20 मिनट के दो हिस्सों के लिए, आधे हिस्सों के लिए 5 मिनट के ब्रेक के बाद टीमों के लिए नए शुरू किए गए छोटे टाइम आउट का उपयोग विज्ञापन राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो एडवर्टीज दिए जाते हैं। हाफ टाइम के बाद दो टीमों में मैदान की तरफ पाला बदलते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं खो खो क्या है। तो प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम के केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। एक मैच में 2 पारियां होती हैं। एक पारी में प्रत्येक टीम को पीछा करने के लिए 7 मिनट और बचाव के लिए 7 मिनट मिलते हैं। आप अपने खिलाड़ी को अपने डिफेंस टर्न में बदल के प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें इसमें होती हैं। क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि शिक्षक ने एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन किया है। ठीक है, जैसे घास, घास को भृंग खाते हैं, भृंग को मेढक, ठीक है, मेढक को सांप और सांप को बाज खाते हैं। लेकिन चौथे स्तर पर जहां सांप है वहां पर 7 किलो जूल ऊर्जा है। ठीक है, तो श्रृंखला की शुरुआत में घास की कितनी ऊर्जा मौजूद होगी? सबसे आप सभी इसका इस आंसर का जवाब दीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, इस वाक्य को पढ़ते हैं और आराम से समझते हैं। पहली चीज क्या देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा कार्य करने की संग्रहित क्षमता होती है। वास्तव में कार्य करने के लिए स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा के अनुरूपों में क्या किया जाता है, बदला जा सकता है। अब देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो भोजन की रासायनिक ऊर्जा सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होंगे।
यह ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के साथ साथ विभिन्न पोषक स्तरों तक क्या होता है, संचरित होता है। यानी घास से भृंग पर, भृंग से मेढक पर, मेढक से सांप पर और सांप से बाज पर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह 10% नियम का पालन करता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, बाकी वातावरण में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसे निम्नलिखित आकृति में स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। ये आपकी आकृति दी गई है और इसमें इन चीजों के बारे में बताया गया है। ये सन एनर्जी है और इसमें किस प्रकार से 10% का लॉस होता है। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर होगा 100% अगर होगा तो 100% में 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा। फिर 10% अगर प्राइमरी कंज्यूमर है तो उसमें 1% सेकेंडरी कंज्यूम्स होगा और फिर 1% थर्ड लेवल में कंज्यूम होगा। फिर 0.01 एपॉक्स प्रेडेटर में क्या होगा, कंज्यूम होके चेंज होगा। यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही सूर्य से पौधों में विभिन्न कार्बनिक उत्पादों में संग्रहित होता है। यह तब खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता को पारित किया जाता है, तब शाकाहारी भोजन के रूप में पौधे प्राथमिक उपभोक्ता को उपभोग करते हैं। यह पादप उत्पादों में संचित रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित करता है और ऊर्जा का ह्रास इसमें ऊर्जा में परिवर्तन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राथमिक उत्पाद को हम क्या मानेंगे, 100%। तो प्रथम स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर 10% लॉस होगा, द्वितीय स्तर पर माध्यमिक 1%, तृतीय स्तर पर तृतीयक में 0.1% का लॉस होगा, क्योंकि 10% के नियम से ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक तरफा होता है। जैसे अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सांप जो है 7 किलो जूल ऊर्जा लेता है। तो इसका मतलब 10% का लाभ, पहले वाले पे 10% ऊर्जा का ह्रास हुआ होगा, तो यानी सांप में 10% का गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा सांप के। तो 70 यहाँ पे मेढक को 70 किलो जूल मिलेगा। ठीक है, और मेढक अब क्या करेगा, भृंग से 10% का लॉस किया होगा तो 10 गुना भृंग का होगा, यानी 700 किलो जूल इस भृंग का होगा। और प्राथमिक स्तर की जो शुरुआत जिसका घास है, तो घास भी क्या होगा, 10 गुना और अधिक होगा, तो ये 7000 किलो जूल होगा। इस प्रकार आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ पे समझाया गया है, नीचे दिया गया है, ये आपका स्तर देखिए दिखाया गया है। और जो बाज है उसका सबसे निम्न स्तर होगा 0.7 किलो जूल। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपका 8 नंबर का भी क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि पारिवारिक वृक्ष क्या जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या जानकारी प्रदान करेंगे, किसी देश की जनसंख्या को, किसी राज्य की जनसंख्या को, किसी जिले की जनसंख्या को, या किसी परिवार के सदस्य को। ठीक है, पारिवारिक वृक्ष। तो सबसे पहले हम समझते हैं, तब तक आप सभी इसके आंसर खोजने का प्रयास करिए। एक परिवार एक या अधिक माता पिता और बच्चों का समूह होता है जो इकाई रूप में साथ में रहते हैं। इसे एक सामान्य पूर्वज के सभी वंशजों के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्याख्या क्या होगी अब, ठीक है, इस तरह की एक वंश वृक्ष को पितृत्व या परिवार रेखा या वंशावली अभिलेख के रूप में कहा जाता है। ठीक है, यह एक पारंपरिक वृक्ष संरचना है जो पारिवारिक संबंधों को संबोधित यानी परिवार के संबंधों को ही संयोजित कर रहा है, रूपरेखा बना रहा है। यह वृक्ष के शीर्ष पर सबसे पुरानी पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वंश वृक्ष के नीचे युवा पीढ़ियों को दर्शाया जाता है। इससे आपको पता चलता है कि आपका परिवार कौन है और इसका विकास किस तरह से हुआ है और आप शुरुआत में कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये परिवार से संबंधित है, इसलिए जो पारिवारिक वृक्ष की संरचना है वो किसी परिवार के सदस्य से संबंधित होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है सही जवाब होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नामक चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, सीताम्मा सीताम्मा गुंटूर नामक एक छोटे से शहर में अपने पुश्तैनी घर में रहती है।
ठीक है। उसके दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ भूतल पर रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीताम्मा अपने पिता, माता और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती है। सीताम्मा किस प्रकार के परिवार से ताल्लुक रखेगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं: विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, एकल अभिभावक परिवार। ठीक है। तो समझिए, विस्तृत परिवार में संयुक्त परिवार की तुलना में विस्तृत परिवार का व्यापक अर्थ में उपयोग किया जाता है। विस्तारित परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी और उनके रिश्तेदार आदि होते हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार एक परिवार जो दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और अपने बच्चों की तरह दूसरी पीढ़ी पर निर्भर हो। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। यह एक संयुक्त परिवार कहा जाता है। इस तरह की पारिवारिक व्यवस्था भारत में विशेष रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या जब होगा कि ये होगा संयुक्त परिवार। दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है। अब समझते हैं एकल परिवार क्या है। तो एक परिवार में दंपति और केवल उनके बच्चे हों, शामिल हों तो एकल परिवार है। इसे प्राथमिक परिवार या संयुग्मित परिवार या छोटे परिवारों के रूप में जाना जाता है। ठीक है। एकल अभिभावक परिवार क्या है? एकल माता पिता परिवार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले परिवार है, जिनका नेतृत्व एक ऐसे माता पिता द्वारा किया जाता है जो विधवा या तलाकशुदा हैं और पुनर्विवाह नहीं करता है, तो ऐसे माता पिता से जिन्होंने कभी शादी नहीं की है। इस प्रकार के परिवारों में बच्चे केवल माता पिता के साथ रहते हैं। एक परिवार जब दूसरी पीढ़ी तक परिवार के सभी सदस्यों जैसे दादा दादी और माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ रहता है, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और विस्तारित परिवार में लगभग हर रक्त संबंधी हो, जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई और संभवतः पति पत्नी भी शामिल हों, तो वो विस्तृत परिवार है। तो इस तरह से आपको कई चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पे कमेंट, लाइक करना ना भूलें। साथ में शेयर करना भी मत भूलिए, ताकि आपकी एनसीईआरटी ईवीएस की तैयारी अच्छे से हो सके। तब तक इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।